नमस्कार साथियों। साथियों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एम एन रॉय के महत्वपूर्ण राजनीतिक वैचारिक कुछ सिद्धांतों को। आज की हमारी क्लास होने वाली है राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण एम एन रॉय की सिद्धांत, जो है दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत। साथियों, हम कहीं न कहीं एम एन रॉय को आर्थिक रूप से और कहीं न कहीं कुछ दार्शनिक रूप से पढ़ चुके हैं कि उनके मानववाद, ठीक है? उसके पहले हम सशस्त्र विद्रोह, उनके गांधीवादी जो विचार रहे हैं, उसको मार्क्सवादी आलोचना वो कैसे करते हैं, उसको हम अलग-अलग तरीकों से डिस्कस कर चुके हैं। विऔपनिवेशीकरण के सिद्धांतों को हम देख चुके हैं, किस तरीके से वो अलग-अलग चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। हमारा आज का जो डिस्कशन होने वाला है इस क्लास का, वो होने वाला है दल विहीन लोकतंत्र के बारे में। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो हमें समझना ये पड़ेगा कि जो दल विहीन व्यवस्था है, सबसे पहले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत में एम एन रॉय के द्वारा दी जाती है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जैसे अलग-अलग जो है विद्वत्ताओं विद्वान और बड़े-बड़े राजनीतिक विचारकों के द्वारा दी जाती है, विद्वानों के द्वारा दी जाती है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है? सबसे पहले अंतिम जो इनका निष्कर्ष जीवन का निकलता है, जीवन के अंतिम दर्शन में हम काल में अगर चलें, तो जीवन का जो अंतिम पड़ाव इनका रहता है, वो रहता है इनका कहीं न कहीं हर एक पार्टी को खत्म करके सिर्फ़ और सिर्फ़ मानव को केंद्र में रख कर के कहीं न कहीं राजनीतिक चीज़ों का विकास करना, आर्थिक चीज़ों को महत्व देना और सामाजिक जो है पुनरुत्थान करना। इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। अगर वो मानववादी हो रहे हैं, तो मानववादी यानी कि मानव को केंद्र में रख कर के हर एक चीज़ों का विकास कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टियों का क्या महत्व, पार्टियों का क्या यहाँ पे अस्तित्व होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसका अस्तित्व होना चाहिए? मानव को केंद्र में रख कर के हमें काम करना चाहिए। तो मानववादी विचारों की वजह से इनको दल विहीन होना पड़ता है। निष्कर्ष यही है कि दल विहीन लोकतंत्र होता है, जिनका जीवन का अंतिम पड़ाव, पहला पड़ाव आपको पता है, पहला पड़ाव इनका जीवन का होता है कहीं न कहीं राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचार, दूसरा पड़ाव रहता है उग्र मार्क्सवादी और तीसरा पड़ाव इनका मानववादी रहता है। उसी मानववादी विचारों के अंतर्गत इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात की है। उन्होंने मार्क्सवाद और संसदीय लोकतंत्र को कहीं न कहीं दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खारिज बाद में कर दिया। अंतिम रूप से उन्होंने मार्क्सवाद को भी यहाँ पे अलग कर दिया, बोल दिया कि ये विचारधारा भी जो है ना कहीं न कहीं पूर्ण रूप से, समग्र रूप से और बहुत ही जो है बहुआयामी तरीके से हर एक व्यक्ति का विकास नहीं कर सकती है। इसको भी हमें कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना की जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ हों ही ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या है यहाँ पे दल विहीन व्यवस्था की बात मिलती है और दल विहीन व्यवस्था को लेकर के वो एक बात बोलते हैं कि लोकतंत्र केवल भीड़ का शासन बनकर रह जाएगा, अगर उसमें पार्टियाँ बड़ी-बड़ी जो है भूमिका में रहेंगी तो। ठीक है? क्या रह जाएगा? सिर्फ भीड़ का शासन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान में जो भीड़ के शासन है ना, इस व्यवस्था को खत्म करके हमें कहीं न कहीं यहाँ पे जो है एक वास्तविक रूप से मानव केंद्रित समाज या मानव केंद्रित जो है राजनीति को निर्माण करना चाहिए। ठीक है? अगर हमारे आस-पास की पार्टियाँ क्या कर रही हैं? सत्ता के लालच में, सत्ता के मोह में लोगों को बरगला रही हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। तो वो लोग यहाँ पे उन पार्टियों की बातों में आकर के वोट दे रहे हैं और लोकतंत्र ऐसे चल रहा है। अब बताइए, क्या वो व्यक्ति यहाँ पे समझ पा रहा है जिसको उसने वोट दिया है, क्या वो वाक़ई उनके कल्याण के लिए व्यक्ति बैठा है? क्या उसने जिस प्रतिनिधि को चुना है, जिस सांसद या विधायक को चुना है, क्या उनका वाक़ई कल्याण करने वाला है? नहीं, उसको नहीं पता या पता नहीं है, जो भी है, उसने अपने पूर्ण विवेक से, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण बुद्धिमत्ता से, पूर्ण कहीं न कहीं चेतना के आधार पे उसने इस व्यक्ति को नहीं चुना है। यहाँ पे उसने बस आस-पास की जो है गतिविधियों को देख कर के, आस-पास के माहौल को देख कर के अपनी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया और वो मानसिक रूप से गुलाम होकर के उस विचारधारा के पिछलग्गू बन कर के उसको वोट दे के आ गया। ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। पार्टियाँ इसकी सबसे बड़ी बीमारी होती है इस लोकतंत्र की। उन्होंने पार्टियों को लोकतंत्र का कहीं न कहीं खात्मा करने का एक बहुत बड़ा टूल या उपकरण बताया है कि अगर लोकतंत्र को यहाँ पे क्या है दीमक की तरह जो निचोड़ रहा है या काट रहा है या खत्म कर रहा है, उसका क्षरण कर रहा है, वो पार्टियाँ ही हैं। ये पार्टियाँ लोकतंत्र की वास्तविक जो मौलिकता है, मूल्य है, उसकी जो एक सम्माननीय भाव है, उसको खत्म कर रही हैं। ये पार्टियाँ जो लोकतंत्र का एक व्यवस्था होती है, उसमें जो भीड़तंत्र का भाव है, उसको लेके आ जाती हैं। भीड़तंत्र में जो जनता के एक्चुअल विचार होते हैं ना, वो दब जाते हैं, पार्टियों के विचार उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। राजनीतिक दलों का वो विरोध क्यों करते हैं? व्हाई ऑपोजिशंस टू पार्टीज? एम एन रॉय ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है, क्योंकि प्रमुख तर्क उनका ये है कि सत्ता का नशा इनके अंदर बहुत होता है। पार्टियां क्यों बुरी हैं? सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला है कि इनके अंदर सत्ता का नशा होता है। पार्टियां मुख्य उद्देश्य जन सेवा नहीं होता है, बल्कि किसी भी तरह
सत्ता हथियाना होता है, इसके लिए झूठे फरेब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, सहारा लेना है उनका। ठीक है, इस तरीके की बातें बोल करके ये कहना चाहते हैं कि पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सत्ता की क्या है, लालची होती हैं। पार्टियां सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोगों को बेवकूफ बना करके उनकी मानोदशा, उनका ब्रेन वॉश कर देती है, और फिर वो व्यक्ति वोट दे के चला आता है। वोट दे के चला आता है तो उसके बाद जो व्यक्ति यहाँ पे चुना गया है, जो प्रतिनिधि चुना गया है, वो उनके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है, वो फर्क नहीं पड़ता उनको। उन्होंने वोट दिया है तो अपना वोट उन्होंने किस आधार पे दिया? उस पार्टी के विचारों के आधार पे। उसने खुद के विवेक, खुद के विचार, खुद की बुद्धिमत्ता का सदुपयोग नहीं किया। नैतिकता का पतन तो हो ही रहा है। पार्टी सिस्टम से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा, कॉन्साइंस की आवाज नहीं सुन सकता है, और पार्टी विप या हाई कमान का आदेश मानना पड़ता है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। ये सबसे खतरनाक और सबसे घटिया हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है, वो है विप की व्यवस्था। अगर मान लो मैं किसी पार्टी का हूं और मुझे उस पार्टी में कोई बुराई या कोई कमी दिखती है तो मैं बोल नहीं सकता हूं। मैं अगर किसी भी पार्टी का मेंबर हूँ, किसी पार्टी का विधायक हूँ, सांसद हूँ, तो मैं अपनी सांसद या विधायक के पद पर अगर बने रहना चाहता हूँ तो मैं पार्टी के पक्ष में ही बोलूंगा, चाहे पार्टी गलत करे या सही करे। अगर मैंने विपक्ष में बोल दिया, खिलाफ बोल दिया, तो वो विप जारी कर देगी, और ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे पद से हाथ धोना भी पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो कोई भी व्यक्ति इन विप के चक्कर में, इस विप के डर से कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई खिलाफ बात भी नहीं कर सकता, नैतिकता की बात भी नहीं कर सकता है। और जनता और सरकार के बीच में एक जो दीवार है, ये काम कौन करता है? ये पार्टियां करती हैं। पार्टियां अगर मुझे मैंने अगर एक व्यक्ति को सांसद या विधायक बनाया है, उस सांसद विधायकों के माध्यम से सीएम या पीएम बना है, तो वो सरकार के माध्यम से जो अलग अलग मंत्री, माफ कीजिएगा, यहाँ पे चुनाव के माध्यम से जो अलग अलग मंत्री, विधायक, सांसद बने हैं, इन तक मुझे अगर पहुंचना है तो बीच में पार्टियां क्या करती हैं? एक रोड़ा का काम करती हैं, एक मध्यस्थ का काम भी करती हैं, दलाल की भूमिका निभाती हैं। पार्टियां जनता और सरकार के बीच में दलाल, मिडिल मैन की तरह होती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें सरकार से कोई काम करवाना है तो पार्टी से बोलो, पार्टी तुम्हें क्या है, उसका उसका कहीं ना कहीं एजेंडा तय करेगी, और पार्टी तुम्हें उस व्यक्ति, उस सरकार के उस प्रतिनिधि से मिलवाएगी। तो ये चीजें होती हैं, और जनता को सीधे सीधे शासन करने से रोकती है। पार्टियां शासन कर रही है, एक्चुअली यहाँ पे पार्टियों में हजारों लाखों करोड़ों लोग मेंबर्स के रूप में जुड़ रहे हैं, और पार्टियां ही आखिर जो है मुख्य रूप से क्या है, शासन संचालन कर रही हैं। जनता के पास शासन का जो है अधिकार नहीं हो रहा। झूठे वादे भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा पार्टियों में और क्या खराबी है? दूसरा उन्होंने बोला है संगठित विकल्प। अब यहाँ पे देखो, पार्टियों में खराबी हमने पढ़ ली, मुख्य रूप से खराबियां हमने देख ली। सबसे बड़ी खराबी ये है जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सत्ता का नशा इनके अंदर होता है, नैतिकता का पतन होता है, जनता और सरकार के बीच में एक दीवार या दलाल के रूप में हो, तो झूठे वादे करते हैं, जिस वजह से पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, दल विहीन व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दल विहीन व्यवस्था कैसे होगी, अब ये समझना जरूरी है। तो इस वाले स्लाइड में हम ये समझेंगे, दल विहीन व्यवस्था अगर होगी तो फिर कैसे काम करेगी, दल नहीं होगी तो फिर कैसे लोकतंत्र जो है सफल होगा। तो यहाँ पे वो विकल्प देते, एक संगठित लोकतंत्र नाम की व्यवस्था होगी। इसमें ये होगा कि पार्टियों को खत्म करेंगे ना, तो लोकतंत्र को खत्म करना नहीं होता है, बल्कि उसे शुद्ध करना होता है और संगठित करना होता है। पार्टियां खत्म होगी तो लोकतंत्र और शुद्ध, विशुद्ध और संगठित होगा। कैसे होगा? इसकी संरचना उन्होंने इस प्रकार दी है कि सबसे ऊपर दिल्ली जैसे मान लो हमारे देश में संसद है, वो कहाँ है? दिल्ली में। वहां से आदेश आता है और नीचे लागू होता है। ये व्यवस्था अच्छी है क्या? टॉप टू डाउन अप्रोच। ये व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होती, बल्कि उन्होंने बोला है कि नीचे से व्यवस्था ऊपर की तरफ होना चाहिए। व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? नीचे चीजों को देखे हुए और ऊपर जाकर के उनको लागू कर दें। तो स्थानीय जन समितियां अपने प्रतिनिधि चुन करके जिला स्तर पर भेजेंगी। जिला समितियां क्या करेंगी? उन राज्य स्तर समितियों के पास उसको प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे, और राज्य समितियां क्या करेंगी? संसदीय केंद्र के लिए प्रतिनिधि भेजेंगी। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो स्थानीय स्तर पे जो है, ग्राम स्तर पे या फिर कस्बे के स्तर पे क्या है, कुछ समितियां होंगी। वो समितियां क्या करेंगी? प्रतिनिधि बना के भेजेंगी जिला स्तर पे। ऐसे देश के हर एक स्थानीय स्तर पे, हर एक कस्बे से, ऐसे कम से कम मान लेते हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में पर्टिकुलर इस एरिया में ऐसे 100 कस्बे हैं या 100 गांव हैं, 100 स्थानीय समितियां, सभी ने 100 ऐसे प्रतिनिधि भेज दिए। उस 100 प्रतिनिधि आगे जाकर के किसको चुनेंगे? आगे जाकर के यहाँ पे किसको? यहाँ पे जिला स्तर पे प्रतिनिधि प्रतिनिधि भेजेंगे। वो 100 ने मान लो यहाँ पे 50 प्रतिनिधि जिला स्तर पे भेज दिए। जिला स्तर पे फिर प्रतिनिधि भेजने के बाद यहाँ पे राज्य स्तर पे मान लो 25 या फिर मान लो 20 भेज दिए, या फिर 10 भेज दिए। 10 में से 5 यहाँ पे केंद्र स्तर पे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? ये क्रम बनता जाएगा। मान लो अगर किसी समिति को लगता है कि उनका ये प्रतिनिधि ढंग से काम नहीं कर रहा है, स्थानीय को लगा कि उन्होंने जो प्रतिनिधि भेजा है
वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको वापस बुलाते हो। राइट टू रिकॉल हो सकता है, वो किसी और को भेज सकते हैं। फैसला नीचे से हो रहा है, उन समितियों को लग रहा है वापस बुलाना है तो वापस भी बुला सकते हैं, उनको नहीं लग रहा है कि नहीं बुलाना चाहिए तो नहीं बुला सकते हैं। इन समितियों में आखिर होगा कौन? इन समितियों में लोग ही होंगे, कोई ऐसा कोई चुनाव वुनाव नहीं हो रहा है, समितियों में आखिर लोग ही होंगे, नॉर्मल लोग होंगे। तो ये समितियां देश में क्या होंगी? एक पूरी पूरी जो पूरी जनसंख्या पूरी की पूरी एक प्रकार से समितियों में कहीं ना कहीं क्या होगी? कैटेगराइज हो जाएगी। हमारे देश में एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऐसे ले सकते हो इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे मैं भी इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। हमारे मान लेते हैं मध्य प्रदेश में क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में 7 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है? हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मान लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश में मानना क्या है? 55 जिले हैं, ठीक है, 55 जिले हैं। और लगभग हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो 23,000 गाँव है, ठीक है, 23,000 गाँव है लगभग, ठीक है। अब 23,000 गाँव में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो एक एक हजार मान लेते हैं वहां पे मेंबर्स हैं, एक एक हजार गाँव में लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 23,000 गाँव में एक एक हजार क्या है? लोग हैं। ऐसे मान लेते हैं हमने एक एक हजार लोगों की ऐसी एक एक समितियां बना दी, ठीक है, एक एक हजार लोगों की एक एक समितियां बना दी हमने, बहुत सारे से 23,000 हो जाएंगे। 10 हम मान लेते हैं 23,000 ऐसे सभी की समिति, 23,000 समितियां बन जाएंगी। अब वो 23,000 समितियों में से 1,000 लोग अपने एक प्रतिनिधि भेजेंगे, कहाँ पे? ग्रामीण या स्थानीय स्तर पे, ठीक है। ऐसे 23,000 जो है ऐसे प्रतिनिधि भेज दिए सभी ने और ने भेज दिए, ऐसे कितने प्रतिनिधि हो जाएंगे? 23,000 प्रतिनिधि 23,000 गाँव के हो जाएंगे। वो अपने जिला स्तर पे क्या करेंगे? 23,000 ऐसे प्रतिनिधियों को भेजेंगे, वो जिला स्तर पे फिर अपने कुछ मिला करके, मान लो एक जिले में ऐसे क्या है 100 गाँव है, ठीक है, ऐसे एक जिले में कितने गांव हैं? 100 गांव है, ठीक है, 100 गांव है। तो अब स्थानीय समिति क्या करेगी? अपने 100 गांव से लगभग एक प्रतिनिधि चुन करके एक जिले में भेज देगी, है ना। ऐसे लगभग 55 जिले हैं, तो 55 जिले मिलकर के एक अपना राज्य स्तर पे कोई प्रतिनिधि भेज देंगे, एमपी स्तर पे, ठीक है। फिर हर एक राज्य से अपने एक केंद्र स्तर पे एक प्रतिनिधि भेज देंगे। तो इस तरीके से देश का मुखिया इस तरीके से डिसाइड होगा। तो देश का अंतिम व्यक्ति यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि उसको क्या चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या ये 1,000 लोग आपस में यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उनको कौन सा प्रतिनिधि चुनना है ना। यहाँ पे देखो, देश में अगर सरपंच का चुनाव हो रहा है उसमें पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो जैसे उन्होंने सरपंच को चुना है तो वो आगे जाकर किस तरीके से एक जिले स्थानीय स्तर पे एक प्रतिनिधि चुनेंगे, फिर जिला स्तर पे एक प्रतिनिधि चुनेंगे, फिर एक राज्य स्तर पे प्रतिनिधि चुन लेंगे, फिर एक देश स्तर पे प्रतिनिधि चुन लेंगे। तो कितनी अच्छी व्यवस्था होगी, यहाँ पे कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं होगी, कोई फंडिंग वंडिंग की आवश्यकता नहीं, कोई चुनाव प्रचार की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग अलग चुनाव आयोगों की स्थापना की जरूरत नहीं है कि ये अलग एक चुनाव आयोग है, वो अलग, देश का एक चुनाव आयोग हुआ, वो सब पे यहाँ पे नियंत्रण रख लेगा। एक वोटर लिस्ट बनेगी यहाँ पे, यहाँ से वो चुनाव के माध्यम से एक प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा, फिर वो प्रतिनिधि आगे चुनता जाएगा आगे व्यक्तियों को। एक संगठित व्यवस्था होगी, एक संगठित लोकतंत्र होगा, ये है संगठित लोकतंत्र। इसका एक संरचना हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हमने डिटेल में यहाँ पे एम एन रॉय को समझा तो हमारे जो है ना दिमाग के पुर्जे ढीले हो जाएंगे। एम एन रॉय साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको हमें बहुत गहराई समझना पड़ेगा। जितने हमने नॉर्मल नॉर्मल तरीके से इनको पढ़ा है, वो हमने इनके साथ अन्याय किया है, हमें इनकी बातों को गहराई समझना चाहिए। शायद ये कुछ बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने बड़े बड़े देशों में क्रांति करवा के छोड़ के आ गए। ये चीन जैसे देशों में क्रांति करवा के कोशिश की थी जब माओ था भी नहीं चीन में, ये माओ की शुरुआत स्तर पे था। उसके पहले चीन में जाकर के, हाँ वो बात अलग है, विफल हुए हैं। असफलता तो हर एक व्यक्ति को मिलती है, लेकिन कोशिश की इन्होंने चीन में जाकर के, मैक्सिको में जाकर के, भारत में भी क्रांति करवाने की कोशिश की, असफल हुए हैं, लेकिन सीखा है बहुत ज्यादा। तो इनको नॉलेज होगा कि हाँ प्रयोग किए इन्होंने, गांधी जी ने भी प्रयोग किए हैं तो इन्होंने भी प्रयोग किए हैं, लेकिन उन प्रयोगों से सीखा है। तो वो उसके बाद इन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो चीज दी है, कहीं ना कहीं वो क्रक्स है जीवन का, वो निष्कर्ष है जीवन का, इनका कंक्लूजन है। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें पार्टी लेस व्यवस्था की बात कर रहे हो, पार्टी की वास्तविक रूप से जरूरत नहीं है। आज का सरपंच देखो, अगर गांव में सरपंच बन रहा है तो वो सरपंच कोई पार्टी का है क्या? नहीं है पार्टी का। तुम लोग सोचोगे सर इनडायरेक्ट वे में तो पार्टियों का सपोर्ट रहता है उसको, तभी तो वो जीत पाता है। नहीं, अगर देश में व्यवस्था ही हम बना दें कि हमारे देश में पार्टी नहीं होगी, तो हमारे देश में फिर वो सरपंच जो है ना निष्पक्ष होकर के, बिल्कुल एकदम फ्री हैंड होकर के यहाँ पे जीतेगा, काम करेगा, चुनाव लड़ेगा, कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो पार्टी लेस व्यवस्था के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। एक हमने जैसे आपने गांव में 1,000 2,000 3,000 की पॉपुलेशन में एक सरपंच चुन लिया है,
वो ऐसे हजारों गांव के सरपंच मिलकर के एक अपना जिले स्तर पे भी एक व्यक्ति को भेज सकते हैं। फिर ऐसे कई सारे जिलों के जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं सरपंचों के माध्यम से, फिर वो राज्य स्तर पे एक प्रतिनिधि भेज देंगे। राज्य स्तर पे भेजे गए हैं तो वो केंद्र स्तर पे एक प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या जरूरत है पार्टी की? देश में हम लोगों को वोट देने का अधिकार भी दे दिया है और लोग यहाँ पे अपने हिसाब से संचालन भी कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो प्रतिनिधि अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वहां पे जनता वोटिंग के थ्रू वापस भी बुला सकती है उसको। ये बात है। मान लो उस गांव के प्रतिनिधि को, जिसको गांव की 1000-2000 की पॉपुलेशन ने चुना है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, सीधा वो बोलेगा हमें इसको वापस बुलाना है। राज्य स्तर का मान लो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सभी जिले स्तर की समितियां मिलकर के उसको क्या करेंगी, बुला लेंगी वापस से। क्योंकि जिले स्तर की समितियों को स्थानीय ने चुना है तो स्थानीय वाले क्या करेंगे, जिला स्तर की समितियों पे प्रेशर बनाएंगी, है ना। ये बात हमें पता होना चाहिए। अगर जिला स्तर की समितियां प्रेशर राज्य स्तर पे बनाएंगी तो राज्य स्तर को यहाँ पे सुनना पड़ेगा, वहां पे राइट टू रिकॉल हो जाएगा, यानी वापस प्रतिनिधि को बुलाया जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। संगठित लोकतंत्र ऐसे आएगा यहाँ पे। इसकी संरचना आप यहाँ पे ढंग से समझो कि दिल्ली से नहीं, ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से चलेगी चीजें। चीजें नीचे से बनेंगी और ऊपर तक सत्ता जाएगी। स्थानीय जन समितियां बनेंगी जो अपने प्रतिनिधि चुनकर जिला स्तर पे, जिला स्तर की प्रतिनिधि राज्य स्तर के लिए भेजेंगे और राज्य स्तर की समितियां संसद केंद्र के लिए प्रतिनिधि भेजेंगी। और ये व्यवस्था ऐसे ऊपर आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे संगठित लोकतंत्र तैयार होगा। और इस लोकतंत्र के हथियार क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे इसके, इसको सुरक्षा देने के लिए व्यवस्था भी तो होना चाहिए। तो इसको असली ताकत, सुरक्षा जो मिलती है वो दो अधिकारों से मिलती है। एक तो होता है प्रत्यावाहन का अधिकार, या प्रत्यावाहन का अधिकार, राइट टू रिकॉल, जो मैं बता चुका हूं भाई। अगर किसी प्रतिनिधि ने काम करना जो है जो है सही ढंग से नहीं किया है, काम करने में कोई ना कोई आनाकानी की, या अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, तो हम उसको वापस बुला सकते हैं। अगर नेता 5 साल तक काम ना करे और जनता कुछ नहीं कर सकती है ना। हमें पता है जनरली अगर जनता हमारी नॉर्मल संसदीय लोकतंत्र में चुन रही है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको वापस बुलाने का। लेकिन अगर राय की मॉडल की बात करें, एमएन रॉय के, तो वो कहते हैं अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम उस जन समिति उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला लेगी और उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को भेज सकती है जन समितियों के में। ठीक है, स्थानीय जन समितियों में ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ पे जनमत संग्रह को सबसे बड़ी यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है, बीच बीच में जनमत संग्रह होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे तो नॉर्मल संसदीय लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन इस एमएन रॉय की व्यवस्था में कितने सालों के लिए चुना जाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे वहां पे रेफरेंडम होंगे टाइम टू टाइम, वहां पे जनमत संग्रह होंगे। कोई भी बड़ा कानून बनाने से पहले हर बार क्या होगा, रेफरेंडम होगा, हर बार जनमत संग्रह होगा। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाया जा सकता है इसी माध्यम से। और जनता की राय बार बार आपको लोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक जो कानून होंगे ना वो सही ढंग से बन पाएंगे। बल्कि जन समितियों के पास यहाँ पे होना चाहिए, जनता की राय लेनी होगी, कानून संसद में नहीं बल्कि जन समितियों में बनना चाहिए। ये बात कितनी अच्छी तरीके से बोली गई है कि संसद ऊपर बैठी है, चाहे जन समितियां ही क्यों बनाई हो हमने, स्थानीय समितियों से फिर जिला स्तर की समिति, जिला से राज्य स्तर, राज्य स्तर से संसदीय स्तर की समितियां बनी हैं। तो यहाँ पे संसदीय स्तर को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, यहाँ पे स्थानीय स्तर जन समितियों को यहाँ पे कानून बनाने की शक्ति है। वो अल्टीमेट जगह है जहाँ से कानून पारित होंगे, तब जाके उनको क्या है देश में लागू किया जाएगा। ये बात इनका यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे लोकतंत्र का जो इनको मॉडल फिर देखने को मिलता है वो संगठित मॉडल, उसमें क्या खासियत है उसको हम समझते हैं। संसदीय लोकतंत्र जो भारत और ब्रिटेन में अभी हाल फिलहाल में इसको वो खारिज कर देते हैं कि ये व्यवस्था सही नहीं है, हमें पार्टीलेस डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। और ओवरऑल वो कहते हैं यहाँ पे कि जो संसदीय लोकतंत्र है ना, ये व्यवस्था हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होती है, औपचारिक होती है, बस औपचारिक है, दिखावा है। यहाँ पे हमें क्या है, हमें नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप या बॉटम अप अप्रोच को अपनाना चाहिए, इसको संगठित करना चाहिए। हम देख चुके हैं 5 साल के लिए एक बार वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे जनता को जो है ना, इनको मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जनता को कोई ना राइट टू रिकॉल है, ना कोई उनको कानून बनाने में योगदान मिलता है। जनता का बस नाम का शासन है कि जनता शासन करती है, लेकिन जनता को कोई कानून चाहिए तो सरकार बना भी सकती है, नहीं बना सकती है, क्योंकि सरकार एक पार्टी की है। तो पार्टी की विचारधारा चलती है, पार्टी के मेंबर्स वहां पे डिसाइड करते हैं, जनता तो बस नाम की यहाँ पे अपना रूल बना के बैठी हुई है। राय का विकल्प हम देख चुके हैं कि उन्होंने संगठित लोकतंत्र की बात की है और पीपल्स कमेटी की बात की। पिरामिड जैसी संरचना होती है, गांव स्तर पर लोग क्या करते हैं, समितियां बनाएंगे, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। फिर यहाँ पे राइट टू रिकॉल हम देख चुके हैं, जनमत संग्रह हम देख चुके हैं, और दल विहीनता की हम बात कर चुके हैं कि राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, केवल उम्मीदवार होंगे और अपनी योग्यता के अनुसार चुने जाएंगे। ठीक है, महत्व क्या है, अभी हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है, एक पार्टी ने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, हमें उसको ही चुनना है। दो पार्टियां हैं या तीन पार्टियां हैं, तीनों ने एक एक व्यक्ति खड़े कर दिया, वो पांचवी फेल हो, छठवीं फेल हो, कोई उसको आता जाता कुछ ना हो, कितने भी करप्शन कर रखे हो, कितने भी रेप कर रखे हो, कितना भी बड़ा यहाँ पे अत्याचारी हो, दुराचारी हो,
फर्क नहीं पड़ता, हमें कहीं ना कहीं उसको ही वोट देना पड़ेगा। नहीं भी देंगे, ज्यादातर जनता क्या करती है, माहौल देख के एक पार्टी के व्यक्ति को जिता देती है, फर्क नहीं पड़ता वो क्या बैकग्राउंड है उसका। तो उम्मीदवार नहीं देखते, हम पार्टी देखते हैं। आज तो इतनी बड़ी विडंबना ये हो गई है कि हम जब वोट देने जाते हैं तो हम व्यक्ति नहीं देखते हैं जो हमारी बात, हमारे मुद्दे उठाएंगे, हम पार्टी देख के वोट दे आते हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी दुर्गति का कारण बना हुआ है। ठीक है, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ऊपर टॉप लेवल पे बैठा है, वो पार्टी का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, फिर वो नीचे ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर देगा जो उनको क्या है, देश के लोगों को फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए ना पहुंचाए, कल्याण करें या ना करें, वो जीतेगा, इतना तय है। ठीक है, तो महत्व इसी वजह से कि प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, इसकी जगह हमें कहीं ना कहीं सहभागी लोकतंत्र लाना चाहिए। प्रतिनिधि कहीं ना कहीं बहुत करप्ट भी हो जाते हैं, बहुत भ्रष्ट भी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत शोषणकारी भी हो जाते हैं, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। इसके बाद वैज्ञानिक राजनीति की बात करते हैं, सिद्धांत नंबर 8 है उनका, और अंतिम या हम कहें यहाँ पे सबसे प्रमुख सिद्धांत में से ये भी हम कह सकते हैं। इसमें उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि वो राजनीति को भावना तक सीमित नहीं रखना चाहते, न धर्म तक, न अंधविश्वास तक। इनसे वो निकाल करके उसको वैज्ञानिकता के स्तर पर ले जाना चाहते हैं, विज्ञान के ठोस धरातल पर उसको खड़ा करना चाहते हैं। 1940 के दशक में विशेषकर जेल से छूटने के बाद अपनी पुस्तक साइंटिफिक पॉलिटिक्स नाम की किताब में उन्होंने विभिन्न भाषणों में इसी विचार को विस्तार दिया है कि उनके रेडिकल ह्यूमनिज्म की आधारशिला भी आगे जाकर बनती है। सीधी सी बात ये है कि अगर हमें वैज्ञानिक वाले विचारों को बढ़ावा देना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अंधविश्वासों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुरीतियों को, धर्म की व्यवस्थाओं को। हम वैज्ञानिक होंगे तो वैज्ञानिक होने के साथ साथ हम नैतिकता की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नैतिक व्यक्ति जानता है कि उसका लाभ किधर है, फायदा किधर है। और साथ ही साथ अगर हम वैज्ञानिक नैतिक होंगे तो हम एक बात को हमेशा दिमाग में रखें, ह्यूमनिज्म की, मानव को केंद्र में रहना चाहिए। ठीक है, रीतियां नियम कायदे तो बनते रहते हैं, मानव का विकास पहले है, मानव की सोच का, मानव की बौद्धिक क्षमता का, विवेक का कहीं न कहीं विकास होना सबसे जरूरी है। बाकी पार्टियां बनती रहेंगी, लोग समाज बनता रहेगा, संप्रदाय संगठन बनते बिगड़ते रहेंगे, मानव को यहाँ पे विकसित होना चाहिए, अवस्था में पहुंचना चाहिए मानव को। तो ये वैज्ञानिक राजनीति की बढ़ावा करते हैं, और मानव वैज्ञानिक है, मानव यहाँ पे व्यवस्थित है, चेतना से युक्त है, तो वो यहाँ पे वैज्ञानिक राजनीति को ही बढ़ावा देगा, इस प्रकार के सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक राजनीति का अर्थ यहाँ पे डिटेल में अगर हम समझे तो सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक राजनीति है। हम जब तर्क की बात करें, अभी साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जब वैज्ञानिक जो है तर्क क्या होता है या फिर पद्धति क्या होती है जिससे हम राजनीति करते हैं, तो वो होता है तर्क करना, तथ्यों पे काम करना, तथ्यों पे बल देना। करिश्मे या धार्मिक ग्रंथ की कसम खा करके यहाँ पे निर्णय नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पे बात ये होती है तर्क, आपने जो काम किया है वो तर्कशील है कि नहीं है, लॉजिक पे खरा उतर रहा है कि नहीं है, उस वो फैक्चुअल है, वो उस पे एक्सपेरिमेंटल है कि नहीं है, क्या अनुभव में उसको लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, इस आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भविष्यवाणी, जैसे विज्ञान में कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम होता है ना, कि कोई चीज हुई है तो उसका कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ा है, ये देखा जाता है ना विज्ञान में। कोई भी चीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई कॉज तो होता ही है। पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई बल लग रहा है। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कई सारे बल लग रहे हैं, अपकेंद्रीय बल या फिर हम अपकेंद्रीय बल, जनरली अभिकेंद्रीय बल भी लग रहा है एक प्रकार से, तो ये बल लग रहे हैं तभी तो पृथ्वी घूम रही है। तो साइंटिफिक अप्रोच में ये यहाँ पे विज्ञान या राजनीति भी यहाँ पे काम कर सकती है कि कोई भी चीज हो रही है तो उसका कॉज क्या है, उसका परिणाम क्या निकल रहा है। वैसे ही राजनीति में भी होना चाहिए, राजनीति एक जुआ नहीं होना चाहिए, बस इसको जुए के तौर पे कहीं ना कहीं भगवान भरोसे छोड़ दो, जो हो रहा है तुम्हारी किस्मत में है, ऐसा नहीं है। इसको और हम स्तर गिरा रहे हैं राजनीति का, वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, वही बात है जैसे आप लोगों ने व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन जैसे लोगों के नाम पढ़े होंगे, तो वहां पे एम एन रॉय भी सैद्धांतिक तौर पे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक प्रकार से जो है राज्य व्यवस्था के तौर पे वो वैज्ञानिक बनाने की बात कर रहे हैं राजनीति को। दार्शनिक आधार और भौतिकवाद को लेकर के उनके क्या विचार हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक राजनीति के अंदर दूसरा उनका पॉइंट है दार्शनिक आधार इसका वैज्ञानिक राजनीति का, वो है कि वैज्ञानिक तभी हो सकती जब हम स्वीकार करें कि दुनिया भौतिक नियमों से चलती है। वैज्ञानिक अगर हमें राजनीति बनाना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये जो दुनिया है सिर्फ सामाजिक नियमों से नहीं सामाजिक नियमों से नहीं चलती है, सिर्फ आर्थिक नियमों से नहीं चलती है, भौतिक विज्ञान के नियमों से चलती है, ये मानना पड़ेगा। है ना, हर चीज में भगवान की मर्जी को डालेंगे कि भगवान की मर्जी से हुआ है, हम तो जीते हैं तो भगवान की मर्जी से जीते हैं, या कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे देश में जो व्यवस्था है वो भगवान की मर्जी से है, जो भी होगा भगवान की मर्जी से, ये राम राज्य वाली बातें करना
आदर्श वाली बातें करना ये सही नहीं, कहीं ना कहीं भौतिक नियमों के खिलाफ है, ये सही नहीं है। ब्रह्मांड के नियम, पूरा ब्रह्मांड नियमबद्ध है, तो वैसे ही राजनीति को भी नियमबद्ध होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य इसी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए वह भी स्वाभाविक रूप से क्या है, रैशनल है, तार्किक है, क्योंकि वो इसी भौतिक नियमों को क्या है, फॉलो करता है। निष्कर्ष, यदि मनुष्य तार्किक है तो उसका समाज और राजनीति भी तार्किक और वैज्ञानिक होनी चाहिए, और वैज्ञानिक हो सकती है, अगर नहीं भी है तो उसको होना चाहिए, किया जा सकता है। अब हम वैज्ञानिक राजनीति को लेकर के गांधीवादी राजनीति से तुलना करेंगे, ठीक है। अब समझना, असलियत में खेल तो यही है, जो मेरी चार्ट्स है ना, इन चार्ट्स को आप लोग बहुत डिटेल में समझना, क्योंकि ये अंतर यहीं पे आएगा आपको समझ में कि आखिर ये किस मामले में अलग सोचते हैं दूसरे विचारों से। वो आपके क्वेश्चनों में आपने देखा होगा, पिछले साल 2024 वाला जो पेपर अभी 25 में हुआ है, जून महीने में, उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे कथनों को लेकर के, कीवर्ड्स को लेकर के, खासतौर पे विचारकों के कीवर्ड्स को लेकर के, कौन से कीवर्ड्स को आपने किस विचारक से लिंक किया है, अगर ये पता है तो आप यहाँ पे सही आंसर टिक कर दोगे। अगर आपने जैसे वैज्ञानिक राजनीति का कोई टॉपिक आया तो आपने उसको महात्मा गांधी से टिक कर दिया तो गलत, लेकिन एम एन रॉय से टिक करोगे तो सही। तो ये चीजें हमें क्या है, लिंक करनी, इसलिए कीवर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, इसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आपको राजनीति को लेकर ये प्रश्न आए कि राजनीति गांधीवादी राजनीति है एक, और एक राजनीति यहाँ पे, एक है एम एन रॉय की राजनीति, वैज्ञानिक राजनीति। तो एम एन रॉय की राजनीति का नाम आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। गांधीवादी राजनीति तो चलो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक राजनीति किसकी है, एम एन रॉय की, ये बात पता कर लो। गांधीवादी राजनीति में अंतरात्मा की आवाज को यहाँ पे सुना जाता है, इंट्यूशन को, अंदर की चेतना वाले भाव को, अंदर के एक जो है नैतिकता वाले भाव को, धर्म धर्म के माध्यम से जो नैतिकता हम अंदर सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं वैज्ञानिक राजनीति का स्रोत तर्क और बुद्धि से आता है, दिमाग से आता है, बुद्धि से आता है, चेतना से। चेतना का मुख्य मतलब यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है वो है मन बुद्धि से, ठीक है। तो अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए, हृदय परिवर्तन की बात करना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा भावुक है, महात्मा गांधी जो थोड़ा सा भावुक है, भावनाओं से क्या है, बंधे हुए हैं, ठीक है, भावनाओं से ये बंधे हुए हैं। और यहाँ पर लॉजिक, गणितीय जो क्षमता को लेकर के चलने वाले, साइंस को लेकर चलने वाले एम एन रॉय हैं। प्रेरणा की बात करें तो यहाँ पे धर्म और ईश्वर से प्रेरणा मिलती है गांधीवादी राजनीति करने में। एम एन रॉय कहते हैं विज्ञान और भौतिकवाद के नियमों, यानी साइंस के नियमों से हमें प्रेरणा मिलती है राजनीति करने में। दृष्टिकोण क्या है, परंपरावादी है गांधी जी, और हमने पढ़ा था एम एन रॉय ने इनको रिएक्शनरी यानी प्रतिक्रियावादी भी कहा है। एम एन रॉय किस तरीके के यहाँ पे दृष्टिकोण रखते हैं, तो आधुनिक रखते हैं और प्रगतिशील रखते हैं, ये पीछे नहीं जाना चाहते हैं, परंपराओं को नहीं लाना चाहते हैं। कौन, एम एन रॉय, ये आगे आधुनिक होना चाहते हैं, जबकि गांधी जी पिछली व्यवस्थाओं की तरफ जाना चाहते हैं, वही आश्रम व्यवस्था, वही ग्रामीण संस्कृति, जनता की भूमिका, अनुयायी यहाँ पे बनना चाहते हैं। अब देखो एक बात में हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारे गांधी जी भी परंपरावादी हैं, यानी पिछली व्यवस्था पे जाना चाहते हैं, पुराने ट्रेडिशंस पे जाना चाहते हैं, वही ग्रामीण संस्कृति, पंचायती व्यवस्था, हम दिमाग में आएगा ना पंचायती व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को हम लिंक कर देते हैं गांधी जी। लेकिन यहाँ पे जन समितियां, स्थानीय समितियों वाली बात भी गांव स्तर पे ही ये एम एन रॉय भी बोल रहे हैं, लेकिन वो जन समितियां या स्थानीय स्तर की समितियों में तर्क है, कहीं की बुद्धिमत्ता का उपयोग है, और सबसे बड़ी बात है वो गांव आधारित जन समितियां नहीं है, वो बस मैंने समझाने के लिए बोला है। आप ये मत समझना कि गांव आधारित जन समितियों की बात तो यहाँ पे एम एन रॉय ने भी बोली, यानी ये भी ग्रामीण संस्कृति की बात कर रहे हैं, नहीं। वो समितियां छोटी छोटी समितियां, वो शहरों की कॉलोनी में भी हो सकती हैं, वो शहरी स्तर पे भी हो सकती है, छोटी छोटी कॉलोनी, जैसे हम विधानसभा या फिर कोई वार्ड वार्ड वगैरह शहरों में बना देते हैं, उस वार्ड स्तर पे भी वो जन समितियां हो सकती हैं। तो शहर आधारित संस्कृति, आधुनिक संस्कृति की जो व्यवस्था है यहाँ पे एम एन रॉय करते हैं। गांधीवादी जो भूमिका है, जनता की भूमिका वहां पे क्या है, गांधीवादी राजनीति में अनुयायी की है। आप एक प्रकार के आदर्श राज्य व्यवस्था के, आदर्श समाज के क्या है, अनुयायी बन के रहोगे, तभी ये गांधीवादी राजनीति सफल है। लेकिन यहाँ पे प्रबुद्ध नागरिक बन के रहना पड़ेगा। अगर एम एन रॉय की राजनीति में आप शामिल होना चाहते हो तो आपको एक प्रबुद्ध नागरिक बन के रहना पड़ेगा, एक रैशनल, एक आपकी जो है बीइंग होनी चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए, सोच होना चाहिए रैशनल। अगर आप तर्कशील हो तो ही आप एम एन रॉय की राजनीतिक व्यवस्था ढांचा को लागू कर पाओगे या लेके आ पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे अनुयायी बन के जो हमें बोला गया है वही करेंगे, उसके अलावा अपनी बुद्धि सोच तर्क की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा से बंध के रहेंगे, वो यहाँ पे हो जाता है अनुयायी बन के रहना, गांधीवादी राजनीति। तो ये हमने इनके बीच में अंतर देख लिया है। अब इसके बाद हम इनके कुछ आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे, और आर्थिक विचार हम क्या करेंगे, इनके एक छोटे से वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको
एम एन रॉय के जो है अलग अलग विचारों को कंक्लूड करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके आर्थिक विचारों को खत्म करके एम एन रॉय वाला टॉपिक समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी आती है इनके सभी के सभी राजनीतिक विचारों को लेकर के, तो जरूर पूछिएगा, हम उसको अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सभी को एंड जय हिंद।